नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो आज के इस चैप्टर में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। एनर्जी का या पावर का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे घर में जो हमारे एसीज हैं, हमारे पंखे हैं, कूलर हैं या टेलीविजन्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए हमें पावर की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी व्हीकल्स हैं पेट्रोल, डीजल या फिर आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं, वो भी सब पावर से चलते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमें पावर की ज़रूरत है। इवन हमें डिफेंस के लिए पावर की ज़रूरत है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब दोस्तों, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक फायरवुड। फायरवुड जब से ही हमने आग का आविष्कार किया है, तब से हम फायरवुड का यूज कर रहे हैं। और फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कि कोल है, ये एक फॉसिल फ्यूल है। ये फायरवुड और फॉसिल फ्यूल एक दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमारे पेट्रोल है, डीजल है, वो भी कन्वेंशनल सोर्स है। अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है? जो एनर्जी के सोर्स जो हमने इनका यूज हाल ही में शुरू किया है, पहले इनका यूज नहीं होता था, अभी हमने यूज किया है। जैसे विंड पावर है, सोलर एनर्जी है, या फिर हमारा एटॉमिक एनर्जी है। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है। ठीक है। In our country, more than 50% of the energy used by villagers come from firewood. हमारे गांव में जो भी एनर्जी का सोर्स है बेसिकली फायरवुड है, और 50% से ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. जो भी प्लांट एंड एनिमल के जो रिमेनिंग पार्ट थे, जो प्लांट एंड एनिमल मर गए, इनके बाद में उनके जो बरीड थे, मतलब उनकी जो बॉडी थी वो बरीड हो गई, और मिलियंस ऑफ ईयर में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी एजेंट्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. Fossil fuels के जो reserves हैं वो बहुत ही limited हैं. The rate at which the growing world population in consuming them is far greater than the rate of their formation. दोस्तों, जैसा हमने पढ़ा है कि इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती हैं, और लेकिन हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन है इसके फॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा है। तो दीज रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। अगर इसी गति से अगर हम इनको यूज करते रहे तो ये जल्दी ही सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो अभी इन रिसोर्सेज के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कोल की। दिस इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। घरों में यूज होता है कुकिंग के लिए। इन इंडस्ट्रीज, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। स्टीम इंजन्स में यूज होता है। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के इंजन्स स्टीम इंजन्स हुआ करते थे पहले, अब तो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन हो गए। स्टीम इंजन्स में पहले यूज हुआ करता था। और हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। जो कोल बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज होता है स्टीम जनरेट करने के लिए, और स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन कनेक्ट होती है हमारे जनरेटर से, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द कोल which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. इसलिए कोल को buried sunshine भी बोला जाता है।
द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। ये जो कंट्रीज हैं कोयले के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। कोल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये सब झारखंड में हैं। लेकिन इंडिया में कोल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन स्टिल हम कोल को इंपोर्ट करते हैं। रीजन बीइंग कि जो हमारा जो कोल है, इंडिया में जो कोल प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जो हमें अच्छी क्वालिटी का कोल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मोटे तौर पर कोल की 4 वैरायटीज होती हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो जो उसमें बेस्ट क्वालिटी होती है वो होती है एंथ्रासाइट, और जो वर्स्ट क्वालिटी है डेट इज पीट। कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट की सबसे ज़्यादा होती है और पीट की कम होती है। तो हमारे यहाँ पे एंथ्रासाइट नहीं होता है, बिटुमिनस भी बहुत कम होता है, पीट और लिग्नाइट ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हमारे कोल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम की। Petroleum is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas। या तो कोस्टल एरियाज में हो सकता है या ऑफशोर एरियाज में भी हो सकता है। ठीक है, ड्रिलिंग से हम इसे निकालते हैं। हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में पढ़ा था कि ड्रिलिंग के बारे में। तो ऑयल को निकालने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए ड्रिलिंग की जरूरत होती है। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज। जो भी हमारा जो क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल को हम रिफाइनरी में करते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और डिफरेंट डेरिवेटिव्स इसके बनते हैं, लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। देखो, पेट्रोलियम की तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है एनर्जी के सोर्स की, वो है पेट्रोलियम। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पेट्रोलियम की ज़रूरत है, एविएशन इंडस्ट्री में, हवाई जहाज़ में, वहाँ पर भी इसकी पेट्रोलियम की ज़रूरत है। हमारे इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम की ज़रूरत है। हमारे पावर प्लांट्स में, पहले जो थर्मल पावर प्लांट्स होते थे पहले कोल यूज करते थे, लेकिन आजकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ज़रूरत है, हमारी इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरत है। तो पेट्रोलियम की डिमांड काफ़ी है, वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडिया में पेट्रोलियम होता है, इंडिया में भी होता है। डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई और कृष्णा गोदावरी रिवर्स का जो डेल्टाज है उस रीजन्स में होता है। बट हमारे यहाँ पे जितना भी पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए हमको पेट्रोलियम का इंपोर्ट करना पड़ता है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। देखिए, पेट्रोलियम तो हमने पढ़ लिया, अब नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ऑफ कोर्स बेटर है पेट्रोलियम से, कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है, क्लीन फ्यूल है, बट इट इज़ कॉस्टली। इस वजह से हम पेट्रोलियम यूज करते हैं, नेचुरल गैस का यूज कम करते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। जैसे आजकल जो सीएनजी गैस है वो बेसिकली नेचुरल गैस है। ठीक है, रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। In India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas of offshore in Mumbai have natural gas resources. But still हमारे यहाँ पे जो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको नेचुरल गैस का भी इंपोर्ट करना पड़ता है। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, जब हम इनको बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती हैं, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दिस हैज लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। जो कन्वेंशनल
नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे थे, उनके जो भी डिसएडवांटेज हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना शुरू किया। नॉन कन्वेंशनल क्या है, जो हमें अभी नियर पास्ट में ही यूज करना शुरू किया है, बहुत पहले से यूज में नहीं थे। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे क्लीनर हैं, उनसे कंपेरेटिवली पॉल्यूशन कम क्रिएट करते हैं। तो अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम हाइडल पावर की। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। देखिए यहाँ पे एक रिजर्वोयर बनाया जाता है, इसमें पानी को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक पानी को फिर यहाँ से पास किया जाता है, ये फ्लो करता है पानी ऐसे फ्लो करके नीचे आएगा और जो हमारी टरबाइन है, टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन एक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से कनेक्टेड है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होगा वोल्टेज, ठीक है, और ये फर्दर ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी आगे की तरफ, ठीक। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। पानी गिरता है टरबाइन पे और उसको रोटेट करता है, ठीक है। The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. देखिए यहाँ पे पानी का यूज नहीं हो पा रहा है, देखिए रोटेट किया है इसने टरबाइन को, बट कंज्यूम नहीं हुआ है पानी। जो पानी यहाँ से बचेगा वो इरिगेशन के लिए या और डिफरेंट पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हाइडल एनर्जी है ये भी नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स है। नॉन एग्जॉस्टिबल इसलिए क्योंकि पानी जो यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, जस्ट केवल टरबाइन को रोटेट करके पानी हम दूसरे काम में उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वर्ल्ड वाइड उसका 1/4 हाइडल एनर्जी से यूज होता है। बट हाइडल एनर्जी की अपनी डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो ये रिजर्वोयर बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, और पानी को जब स्टोर करोगे एक हाइट पर तो बहुत बड़ा एरिया सबमर्ज हो सकता है, पानी में बहुत बड़ा एरिया डूब सकता है। इसलिए आजकल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इतना इंकरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पे इन्वायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये नॉन रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज हो रही है क्योंकि हम इसको फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। अगर इसी रफ्तार से हम यूज करते रहे तो ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। मोरओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. ठीक है, अब बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे अर्थ पे जो भी एनर्जी हमें मिलती है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन। क्योंकि सनलाइट से ही हमारी यहाँ पे जो भी टेम्परेचर मेंटेन होता है वो सनलाइट की वजह से ही होता है। फॉसिल फ्यूल्स जो बने हैं हमारे वो भी सनलाइट की वजह से ही बने हैं, ठीक है। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सनलाइट की वजह से ही बने मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और बाकी जो भी फिनोमिना है सन की वजह से ही होते हैं, सन की एनर्जी की वजह से होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। तो बात करते हैं सोलर एनर्जी की, मतलब सोलर एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज कैसे कर सकते हैं। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. हम सोलर सेल्स का यूज करते हैं और सोलर सेल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं उससे, बैटरी में हम उस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant सनसाइन। देखिए हमने बताया था ट्रॉपिकल के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की लाइट साल में कम से कम एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में
सीधी पड़ती हैं सनरेज साल में एटलीस्ट वंस। तो मैक्सिमम हीट जो भी अर्थ पे मिलती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिलती है। ठीक है, तो इन एरियाज में सोलर एनर्जी को बहुत ही अच्छे से यूज किया जा सकता है क्योंकि एबंडेंट सनशाइन होता है यहाँ पे। सोलर एनर्जी इज आल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। सोलर हीटर में यूज होता है, सोलर कुकर्स में भी सोलर एनर्जी यूज होती है, सोलर ड्रायर्स में यूज होती है और कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी सोलर एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गई बात सोलर एनर्जी की। अब बात करते हैं विंड एनर्जी की। सन की तरह विंड इज ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रीन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमेमोरियल। विंड मिल्स का ऐसा नहीं है, अभी हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, पहले भी यूज होता था बट इतने लार्ज स्केल पे यूज नहीं होता था। ग्राइंडिंग के पर्पज से या वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज होता था। इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एक टावर है, टावर के ऊपर हमारे कनेक्ट है ये विंड मिल। ठीक है, इसकी ब्लेड्स बना दी हमने। जैसे ये रोटेट करेगा इसके साथ में शाफ्ट की रेट है कनेक्टेड है, शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट है। जैसे ये रोटेट करेगा जनरेटर को रोटेट कराएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, ये होगी विंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में बात। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। These fuels undergoes nuclear fusion in nuclear reactor and emit power। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है कंट्रोल्ड वे में, इन कैडमियम रोड्स की वजह से हम न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड वे में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। इस हीट का यूज करते हैं हम पानी को गर्म करने में, स्टीम बनाने में। ठीक है, यहाँ से जैसे कोल्ड वाटर आ रहा है, यहाँ पे हीट जनरेट हुई, वाटर गर्म हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो स्टीम यहाँ पे जाके टरबाइन को रोटेट कराएगी और टरबाइन कनेक्टेड है हमारा जनरेटर से और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ है, इसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रही है और ये कैडमियम रोड्स हैं, हैवी वाटर है, उसको कंट्रोल करने के लिए या एज ए कूलेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे यूरेनियम मिलता है लेकिन इतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है और जो रिक्वायर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए वो नहीं मिलता है आइसोटोप इसका, तो इसलिए हम नॉर्मली इसको इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे थोरियम भी मिलता है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। तो हमारे जो मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, तमिलनाडु में कलपक्कम है, कुंडलकुलम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान है, यूपी में हमारे एक नरोरा है और भी कई हैं, जैसे कैगा है कर्नाटक में। कुछ नए प्लांट्स भी आ रहे हैं अभी हाल ही में, तो इन पे रोक लगाई है क्योंकि जब हमारे जापान में एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद में न्यूक्लियर पावर पे थोड़ी सी रोक सी लग गई है। ठीक है, अदरवाइज न्यूक्लियर पावर एक अगर कंट्रोल्ड वे में यूज किया जाए और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाए तो न्यूक्लियर पावर बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है क्योंकि इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं होते हैं। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर एक्सीडेंटली कुछ रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है तो बहुत ही घातक हो सकती है। द कंडीशन में बी सिमिलर टू द न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ यूज करना होता है। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। दोस्तों हमने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस एनर्जी को, उस हीट को यूज करके जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी।
heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. हॉट स्प्रिंग्स के फॉर्म में इनकी एनर्जी सरफेस पे आ जाती है, तो इस एनर्जी को यूज करते हैं हम टू जनरेट पावर. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. तो भारत में कहाँ पर है? मणिकरण में. मणिकरण जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर इस तरह की जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जा सकता है. या फिर पूगा वैली है जो हमारे लद्दाख में, तो वहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है. ठीक है, ये तो बात होगी जियोथर्मल एनर्जी की. अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी की. एनर्जी जनरेट फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. टाइड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको ज्वार भाटा भी बोलते हैं हम हिंदी में. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. तो अल्टीमेटली हमें टरबाइन को ही रोटेट कराना है, तो हाई टाइड के दौरान जो एनर्जी है टाइड की, उसको यूज करके हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं. टरबाइन हमारा कनेक्टेड होता है जनरेटर से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, रशिया और फ्रांस में टाइडल एनर्जी काफ़ी लार्ज अमाउंट में जनरेट होती है. और जो हमारे इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ का रीजन है, वहाँ पर भी ह्यूज टाइडल मिल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे टाइडल एनर्जी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं बायोगैस की. बायोगैस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस. जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं, जैसे गोबर है, काउ डंग या एनिमल डंग, किचन वेस्ट है या डेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं, उसको यूज करके जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोगैस. द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू इमिट बायोगैस विच इज इसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Biogas is an excellent fuel for cooking and lighting and produce huge amount of ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर. देखिए, बायोगैस मतलब गोबर को यूज करके, एनिमल डंग को यूज करके हम बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा, उसको हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो डबल एडवांटेज है इससे. एक तो हमें गैसियस फ्यूल मिल गया, और दूसरा हमें एक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर मिल गया हमारे फॉर्म्स के लिए. तो कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं एक हल्का सा ऐसे. जैसे ये मिक्सिंग टैंक है, यहाँ पे काउ डंग और एनिमल डंग और वाटर का मिक्सचर, स्लरी बोलते हैं, इसमें डाइजेस्टर टैंक में हमने भेजा जैसे इनलेट पाइप के थ्रू. ठीक है, यहाँ पे इसका डिकम्पोजिशन होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ बैक्टीरियाज. ठीक है, जिससे मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगी. तो जो ये हमारा डोम है, गैस स्टोरेज टैंक है, गैस बनेगी तो ये ऊपर राइज करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे इस टैंक में स्टोर हो जाएगी. और जो हमारा जो आउटलेट पाइप है, यहाँ से मैन्योर्स बाहर निकल आएगा. ठीक है, ओवरफ्लो टैंक के थ्रू. तो इसको यहाँ से हम निकाल के अपने खेतों में यूज कर सकते हैं. ठीक है, और जो यहाँ से गैस स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे एक वाल्व लगा रखा है हमने, और यहाँ से फर्दर पाइप का कनेक्शन है. तो इसको हम अपने घरों में या अपनी इंडस्ट्रीज में बायोगैस को यूज कर सकते हैं. तो देखो, इस तरह से हमने एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है. एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी हमारे पास हर जगह है, लेकिन उसको यूज कैसे कर पाते हैं हम, वो बड़ा डिफिकल्ट है. जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, बहुत ही अबंडेंट क्वांटिटी में, बट जियोथर्मल एनर्जी को हम इजीली यूज नहीं कर पाते. तो बचता क्या है हमारे पास में? बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स ही बचते हैं. अभी जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, इसी का यूज हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स का ही. बट फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है. अगर हम इसी गति से इसको यूज करते रहे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे और हमारे पास कोई एनर्जी का सोर्स नहीं बचेगा. तो सबसे बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, अननेसेसरीली वेस्ट ना करें. जैसे हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो हम घर में अपने
पंखा, कूलर या टेलीविजन या लाइट्स उसको स्विच ऑफ कर दें, जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकें। आज के दिन में अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो अपने फ्यूचर को हम ब्राइट बनाएंगे और हमारे फ्यूचर में एनर्जी रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों हम सबको एक प्रण लेना चाहिए, हमको एक निश्चय करना चाहिए कि हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि आज अगर सेव करेंगे तो कल को हम एनर्जी को यूज कर पाएंगे। तो इसके साथ ही आज का ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। नमस्कार।